नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं अध्याय 3 जिसमें हम पढ़ेंगे त्रिपक्षीय संघर्ष पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट। ये आपकी इतिहास की बुक है कि एक साम्राज्य था, उसके पीछे ये जो तीन शक्तियां हैं, ये तीन शक्तियां लग गई थी कि भाई हमें इस राज्य को लेना है, इसको अपने अधिकार क्षेत्र में लेना है। और इन तीन शक्तियों ने भरपूर प्रयास करे। इनके बीच जो इस प्रयास को लेकर काफ़ी युद्ध हुए जिनके बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसा कौन सा वो था कि जिसके पीछे ये सब लगे हुए थे, तीनों की तीनों शक्तियाँ, कि भाई हमें ये राज्य चाहिए, हम इस पर अधिकार करना चाहते हैं। तो हम इसके बारे में संक्षिप्त में पढ़ेंगे। यहाँ ये जो चैप्टर है आपका बहुत ज़रूरी है, यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। 8वीं सदी से पहले की भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात क्या हुआ। जो भारत की राजनीतिक एकता थी ना, वो समाप्त हो गई। उसका बहुत बड़ा कारण था कि विशाल साम्राज्य जो के स्थान पर अब छोटे छोटे राज्य बनने लगे। जब छोटे छोटे राज्य बनने लगे तो वो अपने अपने बारे में सोचने लगे। विकेंद्रीकरण की भावना देश के लिए घातक सिद्ध हुई। विकेंद्रीकरण की भावना वो होती है, विकेंद्रीकरण, जब शक्ति किसी एक राजा के पास ना होकर अनेक राजाओं में बढ़ जाती, छोटे छोटे राजाओं में चली गई उनकी शक्ति जितनी भी थी। परंतु इसके परिणाम स्वरूप इस युग में कई प्रबल राजनीतिक शक्तियां भी उभर के आई। और क्या था कि जब छोटे छोटे राज्य हो गए, उनकी शक्तियां आपस में बट गई, तो इनमें क्या था कि इस युग में भी कई पल्लव राजनीतिक शक्तियां उभर के आई। कि ऐसे युग में भी क्या था कि जो तीन शक्तियां उभर के आई उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इन शक्तियों ने उत्तरी भारत में अपना विशाल साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास करा। इस प्रयास में तीन शक्तियां प्रमुख थीं, जैसे पाल हो गए, प्रतिहार हो गए, राष्ट्रकूट हो गए। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। त्रिपक्षीय संघर्ष। उत्तरी भारत विशेष कन्नौज पर अधिकार करने के लिए पाल, प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट नामक तीन शक्तियों में आपस में लगभग 2 शताब्दियों तक संघर्ष चला। उसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। इनमें कब तक चला? 2 शताब्दियों तक चला। किसमें चला? पाल में, प्रतिहार में और राष्ट्रकूट में। किसके लिए चला? कन्नौज पर अधिकार करने के लिए। भाई कन्नौज जो था ना, बहुत ही वो था, क्योंकि कन्नौज व्यापारिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण था। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। इस संघर्ष में कभी एक की विजय हुई तो कभी दूसरा। ये संघर्ष अतः तीनों साम्राज्यों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। इतिहास में ये तीनों साम्राज्य अपने उत्तम प्रशासन, धार्मिक सहनशीलता की नीति, कला एवं साहित्य को प्रोत्साहन देने के लिए प्रसिद्ध हैं। कि ये तीनों जो थे ना, अपने साम्राज्य में क्या था? उत्तम प्रशासन व्यवस्था थी इनकी, धार्मिक सहनशीलता थी इनकी, इन्होंने धर्म को भी बढ़ावा दिया था, कला एवं साहित्य को भी प्रोत्साहन दिया था। निस्संदेह इन तीनों साम्राज्यों ने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिए। इन तीनों साम्राज्यों के बारे में इस अध्याय में विस्तार से चर्चा करेंगे। हम पहले ये जान लें कि भाई ऐसा क्या था कन्नौज में कि ये तीनों आपस में लड़े मरे जा रहे थे कि भाई हमें कन्नौज चाहिए। कन्नौज के लिए संघर्ष क्यों? हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाकर उसे एक गौरवपूर्ण स्थान प्रदान किया था। कि जो हर्षवर्धन था ना, उसने कन्नौज को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया, उसे गौरवपूर्ण स्थान प्रदान किया। ये उत्तरी भारत का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र था। पूछा जाता है कन्नौज क्यों प्रसिद्ध है, कन्नौज के लिए क्यों संघर्ष हुआ, तो हमें पता होना चाहिए उत्तरी भारत का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र था। यह प्रदेश बहुत उपजाऊ तथा व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, इसलिए कन्नौज को प्राप्त करने वाला यहाँ से अपार धन प्राप्त करता था। कि यहाँ पे जो था व्यापारिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था यहाँ पे, और ये प्रदेश बहुत उपजाऊ था। उस समय के राजाओं का ये विचार था कि कोई राजा कन्नौज पर अधिकार करके ही भारत के विशाल उपजाऊ क्षेत्र पर अपनी सर्वोच्चता का दावा कर सकता है। कि कोई राजा ना कन्नौज पर अधिकार करके ही क्या है, वो ये दावा कर सकता है कि भाई उसने भारत के विशाल उपजाऊ क्षेत्र पर अपनी सर्वोच्चता स्थापित कर ली, कि वो सच में शक्तिशाली है और उसने उस राज्य पे भी अपनी सर्वोच्चता स्थापित कर लिया, अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इस कारण कन्नौज राजनीतिक, सांस्कृतिक व आर्थिक पक्षों से बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है। कि कन्नौज जो है वो राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक पक्षों से क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसी कारण जो ये तीनों राजा, ये तीनों थे, तीनों शक्तियाँ जो थीं, ये आपस में लड़ने मरने को तैयार थीं। कन्नौज के लिए त्रिकोणीय संघर्ष पाल वंश के राजा जो थे धर्मपाल के 780 ईस्वी में आरंभ हुआ। धर्मपाल पाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। वे कन्नौज पर अधिकार करके अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, लेकिन जो प्रतिहार राजवंश का राजा था ना, वत्सराज, वो इस बात को सहन नहीं कर सका। क्योंकि उसने क्या करा था, जो गंगा यमुना युद्ध हुआ था, दो आवा के मध्य जो लड़ाई हुई थी, धर्मपाल उसमें पराजित हो गया था। तो
वो ये सहन नहीं कर सकता कि भई मैंने इसको पराजित करा और वो कन्नौज पर रा अधिकार प्राप्त करने की बात कर रहा है। परंतु इसी समय राष्ट्रकूट के महान राजा ध्रुव ने क्या करा, कन्नौज को अपने अधिकार में लेने के लक्ष्य से वसराज पर आक्रमण करके उसे भगा दिया। अब राष्ट्रकूट के राजा आ गए कि भाई तुम कैसे अधिकार कर लोगे। उसने क्या करा, वसराज को भी भगा दिया। फिर उसने धर्मपाल को लड़ाई में भी पराजित कर दिया। इस प्रकार तीनों में क्या था, आपस में संघर्ष चलता रहा। जैसे राष्ट्रकूट राजा ध्रुव कन्नौज में अब अपनी स्थिति को मजबूत नहीं कर पाया था कि उसके साम्राज्य में क्या हुआ, राज सिंहासन के लिए कठिनाइयाँ पैदा होने लगी। इस कारण उसे वापस लौटना पड़ा। ऐसी स्थिति का लाभ उठाकर धर्मपाल ने फिर अपने सैनिकों को साथ लेकर कन्नौज की ओर बढ़ा। उसके सैनिकों ने क्या करा, इंद्र युद्ध को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार प्राप्त कर लिया। धर्मपाल ने अब अपने आधिपत्य में कि भाई तुम मेरे अधीनता में काम करोगे, कन्नौज पर चक्रयुद्ध को बैठा दिया। वत्सराज की मृत्यु के पश्चात नागभट्ट द्वितीय प्रतिहार राजघराने का नया शासक बना। उसने क्या करा, चक्रयुद्ध को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार प्राप्त कर लिया। इस कारण जो धर्मपाल था, धर्मपाल को नागभट्ट द्वितीय के साथ युद्ध करना पड़ा। अभी धर्मपाल को क्या करना पड़ा कि नागभट्ट द्वितीय था उसके साथ युद्ध करना पड़ा। मुंगेर बिहार में इस युद्ध में धर्मपाल के पराजय हो गई। जब धर्मपाल की पराजय हो गई तो उसने क्या करा, राष्ट्रकूट का जो शासक था गोविंद तृतीय, जो ध्रुव का उत्तराधिकारी था, उसको बुला लिया और वो कन्नौज की ओर बढ़ा। उसने नागभट्ट को एक युद्ध में पराजित कर दिया कि उसने नागभट्ट को तो हरा दिया और कन्नौज पर अधिकार भी प्राप्त कर लिया, किंतु शीघ्र ही नागभट्ट द्वितीय ने क्या करा, कन्नौज पर दोबारा अधिकार प्राप्त कर लिया। नागभट्ट द्वितीय के दुर्लभ उत्तराधिकारी जो थे रामभद्र के समय में पाल वंश के शासक देवपाल ने कन्नौज को अपने अधिकार में ले लिया। कि नागभट्ट के द्वितीय के जो अधिकारी थे, दुर्लभ अधिकारी जो थे रामभद्र थे, उसके समय में क्या हुआ, पाल वंश के जो शासक थे देवपाल ने कन्नौज को अपने अधिकार में ले लिया। रामभद्र के पश्चात जो हुए महिर भोज प्रतिहार वंश का नया शासक बना। कि महिर भोज जो था ये प्रतिहार वंश का नया शासक था, बहुत जरूरी लाइन है। वह प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। उसने देवपाल से कन्नौज को जीतकर उसे अपनी राजधानी बनाया। तत्पश्चात कन्नौज अधिकतर प्रतिहार शासकों की राजधानी रहा। उसके बाद क्या था कि जो कन्नौज है अधिकतर वो प्रतिहार शासकों की राजधानी रही, लेकिन किंतु उस पर पाल व राष्ट्रकूट शासकों का प्रभाव बना रहा। कि उस पर जो पाल व राष्ट्रकूट शासक थे ना, वो निरंतर संघर्ष करते रहे कि हम कन्नौज पर अपना अधिकार प्राप्त कर लें। राष्ट्रकूट शासक जैसे हो गए ध्रुव हो गए, गोविंद तृतीय हो गए, अमोघ वर्ष हो गया, कृष्ण हो गया। गुर्जर प्रतिहार शासक हो गए, वत्सराज हो गए, नागभट्ट हो गए, रामभद्र हो गए, महिर भोज हो गए, महेंद्रपाल हो गए। पालवंश शासक जो हो गए धर्मपाल हो गए, देवपाल हो गए, वीरग्रपाल हो गए, नारायण पाल हो गए। ये हमारे जैसे पालवन शासक हो गए, गुर्जर प्रतिहार शासक हो गए, राष्ट्रकूट शासक हो गए, इनके नाम पूछ ले जाते हैं। कि 8वीं से 10वीं शताब्दी तक 3 शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय हुआ। वो थे पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। पाल साम्राज्य 9वीं शताब्दी के मध्य तक पूर्वी और उत्तरी भारत में, प्रतिहार साम्राज्य 10वीं शताब्दी के मध्य तक पश्चिमी और ऊपरी गंगा घाटी में, तथा राष्ट्रकूट जो थे दक्षिण में 10वीं शताब्दी के अंत तक प्रभावशाली बने रहे। पेपर में इनके बारे में ऐसे पूछा जाता है कि जो पाल साम्राज्य था पूर्वी भारत पर, और पश्चिमी ये प्रतिहार साम्राज्य जो था पश्चिमी भारत पर, और राष्ट्रकूट जो था दक्षिण भारत पर इनका जो प्रभाव था वो बना रहा। इन्होंने राज्य किया। 8वीं शताब्दी में उत्तरी भारत में जिन प्रसिद्ध राजवंशों की स्थापना हुई उसमें से जो पाल वंश भी एक था। इस वंश के शासकों ने बंगाल पर 400 वर्ष तक शासन किया। पूछा जाता है कितने वर्ष तक शासन किया, 400 वर्ष तक शासन किया। गोपाल इस वंश का प्रथम शासक माना जाता है। वह 647 ईस्वी में शशांक की मृत्यु के पश्चात फैली अराजकता को समाप्त करके 750 में शासक बना। कि जो शशांक के समय में जो प्रजा में अराजकता फैली हुई थी उसको उसने समाप्त करा। वहाँ पे बंगाल को एकता के सूत्र में बांधा और वहाँ पे जो अर्थव्यवस्था फैली हुई थी उसको दूर करके शांति की स्थापना करी, जिससे कि जो बंगाल था वो खुशहाल हो गया। इस वंश के अन्य प्रमुख शासक थे धर्मपाल, देवपाल, नारायण पाल। नारायण पाल के बाद जितने भी उत्तराधिकारी हुए कमजोर हुए, जिसके कारण क्या हुआ, इस वंश का तीव्रता से पतन हो गया। और अंत में क्या हुआ, 1197 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के सेनापति ने पाल वंश को सर्वदा नष्ट कर दिया। पाल वंश का योगदान, बंगाल को एकीकृत करके शांति और खुशहाली लाने में इन्होंने सफलता प्राप्त करी। पाल जो शासक थे इन्होंने क्या करा, बौद्ध धर्म को राज के धर्म घोषित करा। जरूरी लाइन है ये। बंगाल व बिहार के अनेक विहार, मठों और मंदिरों को बनवाया। मंदिर तो इन्होंने बनवा दिए, लेकिन दुर्भाग्य से क्या हुआ, जो मुसलमान थे उन्होंने वहाँ पे आक्रमण करा और इनके मंदिरों को नष्ट कर दिया। भवनों के अतिरिक्त इन्होंने बहुत सारे तालाब, झीलों का निर्माण करवाया। उनके समय में मूर्ति कला, चित्रकला के क्षेत्रों में भी आश्चर्यजनक उन्नति हुई। जो एक मूर्ति बनाई गई थी ना इनके काल में, महात्मा बुद्ध की मणि मूर्ति,
विशेष रूप से आकर्षक थी। जैसे कि इस मूर्ति को बनाने के लिए जो काले पत्थर, काँसे की बनी हुई थी, जो ये मूर्ति थी वो काले पत्थर की और काँसे की बनी हुई थी। पूछा जाता है यहाँ से, पाल शासक शिक्षा साहित्य के महान संरक्षक थे। इन्होंने क्या करा, शिक्षा को और साहित्य को प्रोत्साहित करा, विद्वानों को संरक्षण दिया। शिक्षा के प्रसार के लिए उन्होंने सोमपुरी, विक्रमशिला में और उदंतपुरी में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करी। ये भी जरूरी लाइन है, सोमपुरी में, विक्रमशिला में, उदंतपुरी में क्या करी, इन्होंने शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करी। इनके अतिरिक्त नालंदा विश्वविद्यालय को इन्होंने आर्थिक सहायता दी। नालंदा विश्वविद्यालय वो विश्वविद्यालय जहाँ पर देश के नहीं बल्कि विदेशों के भी विद्यार्थी पढ़ने आते थे, जिससे क्या हुआ कि शिक्षा के प्रचार में वृद्धि हुई, भारतीय संस्कृति को विदेशों में फैलने का अवसर मिला, संस्कृत साहित्य का विकास हुआ। संध्याकरी नंदी, चक्रपाणी, माधव, जीमूत वाहन काल के सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वान थे। संध्याकरी ने रामचरित्र लिखी, पूछा जाता है। चक्रपाणी ने चक्रदूत, माधव ने रोग निदान लिखा, जीमूत वाहन ने कला, विवेक तथा व्यवहार मात्रक नामक प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। पालों के राज्य में राजस्व एकत्रित करने के लिए, मतलब पालों के राज्य में क्या होता था, जो राजस्व कर होता था उसको एकत्रित करने के लिए ग्रामपति और 10 ग्रामिकों के अधीन क्रमशः एक एक और 10 गांव के आकांक्ष होते थे। मतलब ऐसी व्यवस्था की गई थी कि जो एक गांव को कर लेता था उसको ग्रामपति, और जो 10 गांव को इकट्ठे कर लेता था उसको 10 ग्रामिकों कहा जाता था। दसवीं प्रणाली में राजा द्वारा नियुक्त अधिकारी अधीनस्थ क्षेत्र का प्रशासन सीधे केंद्र के नियंत्रण में होता था, कि राजा द्वारा जो अधिकारी नियुक्त किया जाता था वो सीधे केंद्र के नियंत्रण में होता था, मतलब राजा के नियंत्रण में होता था। पालों के अधीन राजा कर्मचारियों की बहुलता थी, जो सामंती राज्य व्यवस्था के अंतर्गत दिखाई जाती है, कि जो सामंती राज्य व्यवस्था है उसके अंतर्गत दिखाई जाती है। कैसे, पाल शासक के अधीन में जो सामंत होते थे ना, वो समय समय पर क्या करते थे, इनको आर्थिक और सैनिक सहायता प्रदान करते थे। इस प्रकार राजनीतिक एकता के साथ साथ संस्कृत क्षेत्रों में भी पालों के 400 वर्षों के शासनकाल में बंगाल और उत्तर भारत ने विशेष उपलब्धियां प्राप्त करी, कि बंगाल ने 400 वर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत ने विशेष उपलब्धियां प्राप्त करी। अब हम पढ़ते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश की गणना राजपूतों के प्रसिद्ध वंशों से की जाती है। कुछ विद्वान मानते हैं कि भाई ये ब्राह्मण थे, कुछ बोलते हैं ये बाद में क्षत्रिय बन गए। गुर्जर प्रतिहार शक्तिशाली शासक थे, वे राजस्थान के गुर्जर कबीले से संबंध रखते थे, जिस कारण इनको गुर्जर प्रतिहार कहा जाता था। चंद्रबर दाई के अनुसार उनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी। जरूरी लाइन है यहाँ पर, यह पूछ लिया जाता है उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, अग्निकुंड से हुई थी। गुर्जर प्रतिहारों की कई शाखाएं थी, उसमें से जो मेन शाखा थी इनकी थी उज्जैन शाखा के शासक प्रमुख थे इसमें, उन्होंने ही त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। ये जरूरी लाइन है आपकी। ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार नागभट्ट प्रथम ने अरबों की सेना को हराया, कि ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार क्या हुआ, नागभट्ट ने क्या करा, अरबों की सेना को हराया। गुर्जर प्रतिहारों की 3 शाखाएं, आपको 3 शाखाएं दिख रही हैं, इनमें से जो सबसे जरूरी शाखा है वो तृतीय शाखा है उज्जैन। प्रथम शाखा जो भृगकच्छ है भंडोच में थी, द्वितीय शाखा मंडोर राजस्थान में, तृतीय शाखा उज्जैन में। उज्जैन ने ही इस संघर्ष में भाग लिया था। प्रमुख शासक व उनका योगदान, नागभट्ट प्रथम ने उज्जैन में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना करी और साम्राज्य का विस्तार करा। वत्सराज हो गए, नागभट्ट द्वितीय हो गए, रामभद्र महिर भोज प्रथम इस वंश के सबसे महिर भोज जो प्रथम थे ना, इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे, जिन्होंने कन्नौज पर अधिकार करके समस्त उत्तरी भारत पर प्रतिहारों के साम्राज्य का विस्तार किया। कि कन्नौज पर अधिकार करके इन्होंने क्या करा, उत्तरी भारत का जितना भी वो था साम्राज्य था उसका विस्तार किया। महिर भोज के पश्चात महिपाल, महेंद्रपाल द्वितीय, महिपाल द्वितीय, विजयपाल, राज्यपाल, त्रिलोचन पाल आदि शासकों ने शासन किया, लेकिन ये क्या हुए, अयोग्य साबित हुए, ये अयोग्य निकले। 118 ईस्वी में जब मोहम्मद गजनी ने कन्नौज पर आक्रमण किया तो वहाँ का जो राजा था उस समय राज्यपाल था, राज्यपाल क्या हुआ, बिना मुकाबले किए ही भाग गया। मोहम्मद गजनी ने कन्नौज में भारी लूटमार करी, राजपूत जो थे इस अपमान का सहन न कर सके, उन्होंने क्या करा, राजपाल को गिरफ्तार करके उसका वध कर दिया। उसके पुत्र त्रिलोचन पाल को गद्दी पर बैठाया, लेकिन त्रिलोचन पाल भी जो था वो गुर्जर प्रतिहार वंश के गौरव को स्थापित करने में असफल रहा। उसकी मृत्यु के साथ ही इस महान वंश का अंत हो गया।
सामान्यतः प्रतिहार राज का प्रशासन सामंत लोग चलाते थे। जो प्रतिहार राज का शासन होता था ना, वो सामंत लोग चलाते थे। सामंत उपाधियां धारण करते थे। समय समय पर ये क्या करते थे, शासक को आर्थिक और सैनिक सहायता प्रदान करते थे। सामंत लोग बड़ी शौन शौकत में रहते थे। राज्य में वन व खाली भूमि सामंतों की ही मानी जाती थी, कि जो राज्य में खाली भूमि पड़ी है ना, उस पर सामंत का अधिकार होता था, ना कि किसी राजा का। प्रतिहारों के राज्य में चरगाह, प्रति जमीन व अन्य भूमि जमीन के उपभोग के अधिकार जो होते थे, छोटे सामंतों को दिए जाते थे। कि ये क्या करते थे, जो सामंत होते हैं ना, बड़े सामंत, वो छोटे सामंतों को ज़मीन बोने के लिए दे देते थे। चरगाह को, पशुओं के चारों के लिए ज़मीन जो होती थी, वो छोटे सामंतों को दे देते थे। उस समय कृषि दासत्व की प्रथा भी प्रचलित थी। जो कृषि दासत्व की प्रथा थी, वो भी प्रचलित थी। महिर भोज प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। दौलतपुर अभिलेख, ये जरूरी लाइन है, दौलतपुर अभिलेख के अनुसार उसे प्रभास तथा ग्वालियर अभिलेख में उसे आदि वराह कहा गया है। उसने विदेशी आक्रमणकारी हूणों को पराजित किया। उसने क्या करा, विदेशी आक्रमणकारी, जो आक्रमण करने वाले थे, आक्रमणकारी जो थे, हूणों को पराजित किया। तो ये जरूरी लाइन है। ग्वालियर अभिलेख में आदिवाह कहा गया है। दौलतपुर अभिलेख में उनके अनुसार उन्हें प्रभास, और उन्होंने क्या करा था, जो विदेशी आक्रमणकारी थे, हूणों को पराजित किया था। कला और वस्तुकला के क्षेत्र में योगदान। गुर्जर प्रतिहार शासन कला, वस्तुकला और साहित्य के महान संरक्षक थे। इन्होंने कला को प्रोत्साहित किया, और जो साहित्य थे उनके भी संरक्षक थे। विद्वानों को आश्रय दिया इन्होंने। महिर भोज वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे। उनके शासनकाल में क्या हुआ, विष्णु का विश्व रूप स्वरूप बनाया गया, मूर्ति बनाई गई। कन्नौज में शिव और पार्वती का विवाह शामिल है। ओशिया, अभानेरी और कोटा राजस्थान में क्या था, खड़े मंदिरों की दीवारों पर सुंदर नक्काशी देखी जा सकती है। ग्वालियर संग्रहालय में प्रदर्शित सुरसुंदरी नाम की महिला की एक आकृति बनाई थी, और जो मूर्ति बनाई थी, वो सबसे आकर्षित मूर्तियों में से एक थी। आमतौर पर प्रारंभिक प्रतिहारों का श्रेय दिए गए वास्तुशिल्प कार्यों के सबसे महत्वपूर्ण समूह ओशियन राजस्थान में जाता है। कि जो वास्तुशिल्प के कार्यों को जो सबसे महत्वपूर्ण श्रेय जाता है, वो राजस्थान में जाता है। प्रतिहारों का श्रेय पूर्व में चित्तौड़ के महान किले से आधुनिक गुजरात की दक्षिण सीमा तक प्रतिहारों ने 8वीं शताब्दी के अंत तक सभी कलाओं को अवशोषित कर लिया था। कि इन्होंने क्या करा था, पूर्व में चित्तौड़ के महान किले से आधुनिक गुजरात की दक्षिण सीमा तक जितनी भी कलाएं थी ना, सबका विकास किया इन्होंने अपने राज्य में। राष्ट्रकूट वंश, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे, ये जो आपने पढ़ा, यहाँ पे ज़्यादातर कलाओं के बारे में, मूर्तियों के बारे में पूछा जाता है। जैसे कि ओशिया, आभानेरी और कोटा में खड़े मंदिरों की दीवार पर सुंदर नक्काशी देखी गई। सुरसुंदरी नाम की महिला का जो आकर्षक मूर्ति थी, कहाँ पे मिली, ग्वालियर संग्रहालय में मिली। इस तरीके से पूछा जाता है ये। राष्ट्रकूट वंश दक्षिण के प्रसिद्ध राजवंशों में से एक था। इस राजवंश ने 742 ईस्वी से लेकर 1943 ईस्वी तक शासन किया। कि दक्षिण के प्रसिद्ध राजवंशों में से एक था। फ्लीट का कथन है कि राष्ट्रकूट उत्तरी भारत के राठौर वंश में से एक थे। सीवी वेग के अनुसार राष्ट्रकूट मराठा वंश के थे। डॉक्टर भंडारकर का विचार है कि राष्ट्रकूट के पूर्वज किसी राष्ट्र राज्य के गवर्नर थे, जिसके कारण उनके राजवंशों का नाम राष्ट्रकूट पड़ गया। इनकी कई शाखाओं की जानकारी मिलती है। तो अनेक जो विद्वान थे, उनका अपना अपना मत था कि भाई इनका नाम कैसे राष्ट्रकूट पड़ा। ये भी याद रखने वाली है। फटीट ने क्या कहा था, और सीवी वेग ने क्या कहा था कि मराठी वंश के थे। डॉक्टर भंडारकर ने क्या कहा था कि इनके जो इनके पूर्वज से किसी राज्य के गवर्नर थे। तो इस तरीके से यहाँ से पूछ लिया जाता है। जैसे फटीट का कथन है कि राष्ट्रकूट उत्तरी भारत के राठौर वंश में से एक थे। राष्ट्रकूट वंश की प्रमुख शाखाएं, इनकी जो प्रमुख शाखाएं थी, वो थी मानयूर शाखाएं, अलीचपुर की शाखाएं होगी, मान्यखेत शाखाएं। राष्ट्रकूट की माने खेत शाखा जो है मालखेड़ा, गुलबर्गा, कर्नाटक ने इतिहास में सर्वाधिक ख्याति प्राप्त की। कि राष्ट्रकूट की जो मान्य खेत की जो शाखा है मालखेड़ा, उसने क्या करा, गुलबर्गा, कर्नाटक ने इतिहास में सर्वाधिक ख्याति प्राप्त करी। ये जरूरी लाइन है। प्रमुख शासक वे उनका योगदान। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक जो था दंती दुर्ग था। राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था ना, वो दंती दुर्ग था। उसने 742 ईस्वी में इस वंश की स्थापना करी। उसने क्या करा, 742 ईस्वी में इस वंश की स्थापना करी। उसने कांची, कौशल तथा मालवा आदि पर विजय प्राप्त करके राष्ट्रकूट राज्य की स्थापना करी।
कि उसने कांची, कौशल तथा मालवा आदि राज्यों पर विजय प्राप्त करके क्या करा, राष्ट्रकूट राज्य की स्थापना करी। और 752 से लेकर 753 ईस्वी में उसने चालुक्य जो शासक थे कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित करके सारे महाराष्ट्र को अपने अधिकार में ले लिया। कि उसने क्या करा कि जो चालुक्य शासक थे ना कीर्तिवर्मन, उनको भी पराजित करके जितना भी महाराष्ट्र था उसको अपने अधिकार में ले लिया। इस महत्वपूर्ण विजय के पश्चात दंती दुर्ग ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी। ये जरूरी लाइन है कि उन्होंने चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित करके सारे महाराष्ट्र पर अपना अधिकार कर लिया। और उनको जो उपाधि मिली वो किसकी मिली, दंती दुर्ग ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। कृष्ण प्रथम तथा गोविंद द्वितीय 756 ईस्वी में दंती दुर्ग की मृत्यु के पश्चात जो उसका चाचा कृष्ण प्रथम राज था वो सिंहासन पर बैठा। उसने दंती दुर्ग द्वारा जितने भी कार्य किए गए थे, जो अधूरे रह गए थे, उनको पूरा करा। उसने चालुक्य शक्ति को पूर्ण रूप से दमन किया। गंग शासक को पराजित करके उनके प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। कृष्ण प्रथम न केवल एक विजेता थे बल्कि एक महान भवन निर्माता भी थे। उनके द्वारा एलोरा में शिव की स्मृति में बनाया गया कैलाश मंदिर, बहुत जरूरी लाइन उनकी, उन्होंने क्या करा, कैलाश मंदिर उनकी उत्तम कला का प्रत्यक्ष उदाहरण है। 773 ईस्वी में कृष्ण प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र गोविंद द्वितीय राज सिंहासन पर बैठा, लेकिन वो बहुत अयोग्य शासक सिद्ध हुआ। कि जब उनके पुत्र बैठे गोविंद द्वितीय, वो अयोग्य शासक सिद्ध हुए, इसलिए उसके छोटे भाई ध्रुव ने उसे सिंहासन से उतार दिया और स्वयं को राजा घोषित कर लिया। कि उस ध्रुव ने क्या करा, अपने छोटे भाई को हटा दिया और खुद राजा बन गए क्योंकि वो अयोग्य थे। ध्रुव के राज सिंहासन पर बैठने के साथ ही राष्ट्रकूट के इतिहासों में एक नया युग की शुरुआत हुई। उसने पहले दक्षिण गंग, पल्लव, वैगी तथा मालवा राज्यों को पराजित करके अनेक प्रदेशों को अपने अधिकार में ले लिया। तत्पश्चात उसने उत्तर भारत की ओर ध्यान दिया और प्रतिहार शासक वत्सराज व पाल शासक धर्मपाल को पराजित करके कई प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। कि पहले तो उसने क्या करा, दक्षिण के गंग जीते, पल्लव, वैगी, मालवा राज्यों को पराजित करके उन पर अधिकार करा। उसका फिर ध्यान जो गया वो उत्तर भारत की तरफ गया। तो उत्तर भारत में जो प्रतिहार शासक थे वत्सराज व पाल शासक धर्मपाल को पराजित करके उनके कई प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। ध्रुव जो थे निसंदेह भारत के योग्य शासकों में से एक थे। उसके शासनकाल में राष्ट्रकूटों ने सम्मान व गौरव प्राप्त करा। राष्ट्रकूट के अन्य महान शासक गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण तृतीय तथा इंद्र तृतीय आदि थे। इंद्र तृतीय, जिसने 1915 ईस्वी से 1927 ईस्वी तक शासन किया, वो एक महान योद्धा था। उसने क्या करा, उसने परमार तथा चालुक्य शासकों को पराजित किया। उसके शासनकाल की जो महत्वपूर्ण सफलता थी वो थी उसने महिपाल को हराकर कन्नौज पर अपना अधिकार कर लिया, जिससे कि उसके सम्मान में बहुत वृद्धि हुई। अन्य राष्ट्रकूट शासक थे, जैसे इंद्र तृतीय के बाद राष्ट्रकूट राज्य का पतन आरंभ हो गया। उसके पश्चात अमोघ वर्ष द्वितीय आए, गोविंद चतुर्थ आए, अमोघ वर्ष तृतीय, कृष्ण तृतीय, करक तृतीय ने शासन किया। इन शासकों में से केवल कृष्ण तृतीय एक योग्य शासक सिद्ध हुए, लेकिन जो उनकी सफलताएं थी ना, एक बुझते हुए दीपक की लौ मात्र थी। करक तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। उसे 1973 ईस्वी में चालुक्य शासक तेल द्वितीय ने पराजित करके राष्ट्रकूट वंश का क्या करा, अंत कर दिया। दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट ने एक विस्तृत एवं गौरवीय साम्राज्य की स्थापना करी। अपने वीरता द्वारा समूचे दक्षिण भारत को अपने प्रभाव के अधीन कर लिया। कि इन्होंने क्या करा, जो दक्षिण भारत का जितना भी क्षेत्र था ना, इनके अधिकार में था वो। इसके अतिरिक्त उन्होंने उत्तरी भारत के विख्यात केंद्र कन्नौज को भी कुछ वर्षों तक अपने अधीन करा। दक्षिण के इतिहास में 742 से लेकर 1973 में राष्ट्रकूट का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। उनके काल को, जो दक्षिण भारत के इतिहास को क्या कहा जाता था, स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता था। दक्षिण में राष्ट्रकूटों ने चोल, पल्लव और चालुक्यों को कड़ी पराजय दी। राष्ट्रकूट शासक की जो शासन व्यवस्था थी, उच्च कोटि की शासन व्यवस्था थी। उत्तराधिकारी से संबंधित झगड़ों को दूर करने के लिए क्या करते थे, अपने बड़े पुत्र को युवराज नियुक्त करते थे। प्रशासन की व्यवस्था की कार्यकुशलता के लिए साम्राज्य को राष्ट्रों में बांटते थे। ये जरूरी लाइन है। जो साम्राज्य होता था इनका राष्ट्रों, प्रांतों, विषयों और भुक्तियों में विभाजित किया जाता था। इनमें बहुत ही योग्य और ईमानदार कर्मचारी नियुक्त किए जाते थे। नगर और उसके आसपास के क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व जो होता था कोष्ठपाल अथवा कोतवाल का होता था। कि नगर में कानून व्यवस्था बनाए रखने का जो उत्तरदायित्व होता था वो किसका होता था, कोष्ठपाल अथवा कोतवाल का होता था। शासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। ये जरूरी लाइन है। गांव का मुखिया, जिसे गांव महतर कहा जाता है, उसके सहयोग के लिए देश ग्रामकूट राजस्व अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। केंद्रीय सरकार गांव की शासन व्यवस्था में बहुत कम हस्तक्षेप करती थी। लोगों पर कर का भार बहुत कम था।
राष्ट्रकूट शासकों ने साम्राज्य की सुरक्षा और विस्तार के लिए एक शक्तिशाली सेना की व्यवस्था की थी। जो इनकी इनकी विशेषता थी वो क्या थी? शक्तिशाली सेना। उनके सैनिकों की कुल संख्या लगभग 5 लाख थी। सेना में भर्ती योग्यता के आधार पर की जाती थी। इस सेना के सहयोग द्वारा राष्ट्रकूट शासक जो थे महान विजय प्राप्त कर पाए। राजा की स्थिति जो होती थी इसमें सबसे महत्वपूर्ण होती थी। राजा पद वंशानुगत होता था। कभी कभी उत्तराधिकारी को नजरअंदाज करके योग्य व्यक्ति को भी शासक बना दिया जाता था, कि ऐसा नहीं कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। कभी कभी जो योग्य व्यक्ति होता था उसको भी शासक बना दिया जाता था। वो बड़ी बड़ी उपाधियां धारण धारण करता था, जैसे परम भट्टराकर हो गया, महाराजा धीराज हो गए, शुवर्ग वर्ष हो गया। राष्ट्रकूट शासक राजधानी में ऐश्वर्य और वैभव के साथ रहते थे। वो बहुमूल्य वस्त्र अथवा आभूषण धारण करते थे। उनका दरबार बहुत वैभवशाली होता था। राजसभा में सामंत, राजदूत, मंत्री, कवि, ज्योतिष नियमित रूप से उपस्थित रहते थे। महिला भी क्या करती थी? राजदरबार में उपस्थित रहती थी। युवराज, राष्ट्रकूट शासक अपने जीवन काल में ही युवराज की नियुक्ति कर देते थे। वो क्या करते थे? युवराज की नियुक्ति अपने शासनकाल में ही कर देते थे। युवराज जो होता था अपने पिता के शासन कार्यों में सहायता करता था। युवराज युद्धों में भी अपने पिता के साथ जाता था। मंत्री परिषद, शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए राष्ट्रकूट शासकों ने मंत्री परिषद का गठन किया था। अधिकांश मंत्री जो होते थे सैनिक पदाधिकारी होते थे। मंत्रियों का पद जो होता था प्राय पृथक होता था। राज्य व्यवस्था, राष्ट्रकूटों ने अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों को अनेक अनेक राष्ट्र और प्रांतों में बांटा हुआ था। कि इन्होंने क्या करा था? जो अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र थे उसको राष्ट्र और प्रांतों में बांटा हुआ था। राष्ट्र प्रधान अधिकारी, जरूरी लाइन है, राष्ट्र प्रधान अधिकारी जो होता था राष्ट्रपति कहलाता था। उसका प्रमुख कार्य जो होता था राष्ट्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना एवं भू राजस्व इकट्ठा करना होता था। ये आया भी है पेपर में आपके। विषय जिला, राष्ट्रकूटों ने अपने राज्य को क्या करा था? विषयों में बांट दिया था। पहले प्रांतों में बांटा, विषयों में बांटा। विषयों का प्रमुख अधिकारी जो होता था विश्वपति होता था। एक विषय में कम से कम 1000 से लेकर 4000 गांव होते थे। कि एक विषय में क्या होता था? 1000 से लेकर 4000 गांव होते थे। इनका कार्य भी विषय में राष्ट्रपति के आदेशों का पालन करना होता था। कि राष्ट्रपति जो आदेश देता था ना उसका ये पालन करते थे। ये जरूरी आपके विषय हो गया। राज्य व्यवस्था में भुक्ति हो गया। विषयों को आगे भुक्तियों में विभाजित किया जाता था। अब विषयों को किस में बांटा गया है? भुक्तियों में बांटा गया। भुक्ति का जो प्रधान होता था भोगपति होता था। भुक्ति में 50 से 70 गांव होते थे। कि इसका जो प्रधान होता था वो भोगपति होता था और इसमें 50 से 70 गांव होते थे। ये भी जरूरी है आपका। नगर का प्रधान, नगर का प्रशासन स्वतः प्रणाली के अंतर्गत संचालित होता था। नगरपति के नेतृत्व में शासन चलाया जाता। कि नगरपति के नेतृत्व में क्या चलाया जाता था? शासन चलाया जाता था। धार्मिक नीति, राष्ट्रकूट शासक हिंदू धर्म में विश्वास रखते थे। उन्होंने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। कृष्ण द्वितीय ने जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। कृष्ण द्वितीय ने क्या करवाया था? जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। राष्ट्रकूट शासकों के उदार और प्रगतिशील विचारों के संबंध में प्रमाण मिलते हैं। वित्तीय व्यवस्था, राष्ट्रकूटों की आय का साधन जो था भूमि कर था। ये जरूरी लाइन है, जिसे उदंग या भोग कर कहा जाता था। जो भूमि कर था उसको क्या कहा जाता था? आय का साधन जो था उदंग या भोग कर कहा जाता था। ये उपज का प्राय चौथा भाग होता था। ये कर अनाज के रूप में लिया जाता था। ये कर उपज का चौथा भाग होता था और अनाज के रूप में लिया जाता था। सैनिक प्रशासन, राष्ट्रकूट के पास एक विशाल स्थायी सेना थी। उनकी सेना में पैदल, हाथी व घुड़सवार शामिल थे। युद्ध के समय में सामंत भी अपनी सेनाएं भेजकर समय समय पर क्या करते थे? राष्ट्रकूट शासकों की सहायता करते थे। कि जो सामंत होते थे वो भी समय समय पर अपनी सेनाएं भेजकर इनकी सहायता करते थे। साहित्य एवं कला का विकास, राष्ट्रकूट शासक कला के महान संरक्षक थे। उन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। इनमें एलोरा में निर्मित कैलाश मंदिर अपनी कला के कारण सुविख्यात है। बहुत जरूरी लाइन है। एलोरा में निर्मित जो है कैलाश मंदिर अपनी कला के कारण सुविख्यात है। यह मंदिर एकल चट्टान को काट कर बनाया गया है। कि एलोरा में जो कैलाश मंदिर बनाया गया वो किसको काट कर बनाया गया? चट्टान को काट कर बनाया गया है। इस काल में एलिफंटा की गुफाओं का निर्माण किया गया है। ये जरूरी लाइन है। इन गुफाओं को देखकर व्यक्ति आज भी चकित रह जाता है। राष्ट्रकूट ने अपने दरबार में बहुत से विद्वानों को संरक्षण दिया। कि इन्होंने क्या करा? बहुत से विद्वानों को अपने दरबार में रखा। अमोघ वर्ष स्वयं एक महान विद्वान था। जो अमोघ वर्ष था वो क्या था? स्वयं एक महान विद्वान था। उसने कविराज मार्ग नामक ग्रंथ की रचना की। उसने कौन से ग्रंथ की रचना की? कविराज मार्ग नामक ग्रंथ की रचना की। उसने इसे कन्नड़ भाषा का एक प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। जरूरी लाइन है कि अमोघ वर्ष जो स्वयं एक महान विद्वान थे
उन्होंने कविराज राजमार्ग नामक ग्रंथ की रचना की, जिसे कन्नड़ भाषा का एक प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। जिनसेन ने राष्ट्रकूटों के संरक्षण में आदि पुराण, हरिवंश पुराण नामक विख्यात ग्रंथों की रचना करी। महावीर आचार्य द्वारा रचित गणित संग्रह संकटयान का अमोघ वर्ष वृत्त और विक्रम भट्ट का नल चंपू नामक ग्रंथ भी बहुत प्रसिद्ध है। इनके अतिरिक्त उस समय के विख्यात विद्वानों के नाम थे, ये जरूरी लाइन है, उस समय के जो विख्यातों के विद्वानों के नाम थे वो थे पम्मा, पोना और रन्ना। ये कन्नड़ काव्य के 3 रत्न माने जाते हैं कि पम्मा, पोना और रन्ना जो थे ये कन्नड़ काव्य के 3 रत्न माने जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रकूट शासकों ने केवल राजनीतिक क्षेत्र में नहीं बल्कि कला, साहित्य और प्रशासन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। त्रिपक्षीय संघर्ष के परिणाम। कन्नौज के लिए जो चलने वाला लंबा तथा भयंकर संघर्ष था ना, तीनों राजवंश जो थे पाल, प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। इस संघर्ष के कारण क्या हुआ, तीनों राजवंश जो थे बहुत कमजोर हो गए, यहाँ तक कि वो अपने प्रदेश पर भी नियंत्रण ना रख सके। राष्ट्रकूटों के प्रदेश पर अपरवर्ती चालुक्यों ने अधिकार कर लिया। प्रतिहार राज्य अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया। बंगाल पे पाल वंश का स्थान सेन वंश ने ले लिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय जो संघर्ष था तीनों राजवंशों का पतन का कारण बना। आपको ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना। और ये जो चैप्टर है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पेपर में। लाइक और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।